दोस्तों, ऐसा क्यों कहा जाता है कि मोदी जी अगर ना होते तो अमित शाह उनके पीछे खड़े ना होते। भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को ऊंचाई तक ले जाने वाले और उसके चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह जी ने आखिर कैसे राजनीति के पिच पर सबको चारों खाने चित कर दिया। उन्होंने किस यूनिक स्ट्रेटेजी से बीजेपी को भारतीय राजनीति में सबसे ऊंचाई तक पहुंचाया और अमित शाह के राजनीति के क्या है वो टैक्टिक्स जो आम लोगों के सोच से परे हैं। सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहें। दोस्तों, 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई के एक अस्पताल में गुजराती कारोबारी अनिल चंद्र शाह जी के यहाँ अमित शाह का जन्म होता है और उनका बचपन पिताजी के गांव मानसा में ही बीता है। उनमें शुरुआत से ही लीडरशिप की क्वालिटी थी। उन्होंने 13 साल की उम्र में अपना पहला इलेक्शन लड़ा और वो था क्लास 7 के मॉनिटर का, जिसे उन्होंने 75% वोट के साथ जीता था और इस तरह वो क्लास के लीडर बन गए और यही से उनकी लीडरशिप की कहानी शुरू हो जाती है। हालांकि अमित शाह जी का परिवार बिजनेस से जुड़ा हुआ था, पर उन्हें बिजनेस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और इसलिए देश सेवा के लिए वो आरएसएस से जुड़ गए थे। आपको बता दें, यहीं पर उनकी मुलाकात हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हुई थी। उस टाइम आरएसएस के एक मीटिंग में इन दोनों की मुलाकात हुई और वहीं से इनकी दोस्ती की शुरुआत भी हो जाती है। फिर 1987 में ये दोनों और भी पक्के दोस्त बन गए जब इन्होंने साथ में बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। यहाँ जानने वाली बात ये भी है कि नरेंद्र मोदी जी ही वो पर्सन है जो अमित शाह को पॉलिटिक्स में लेकर आए थे। उस समय गुजरात के सीएम शंकर सिन्हा के पास एक दिन नरेंद्र मोदी जी अमित शाह को लेकर जाते हैं और बोलते हैं कि ये हमारे संघ का लड़का है, एबीवीपी का भी बहुत सारा काम करता है, इसे बीजेपी में कोई काम दिला दीजिए। और इस तरह अमित शाह जी का पॉलिटिकल करियर शुरू होता है। फिर आगे 1991 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बने लाल कृष्ण आडवाणी जी और उस टाइम आडवाणी जी राम मंदिर का मुद्दा बहुत जोर से पकड़े हुए थे, जिसके लिए बीजेपी से लाल कृष्ण आडवाणी ही सबसे आगे थे और उन्होंने गुजरात के गांधीनगर से चुनाव लड़ने का फैसला किया। ये वही जगह थी जहां अमित शाह जी की पकड़ भी बहुत मजबूत थी। इसके लिए अमित शाह जी मोदी जी के पास जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि गांधीनगर के चुनाव मैनेजमेंट की जो जिम्मेदारी है वो मुझे दे दी जाए और कॉन्फिडेंस से ये भी बोलते हैं अगर मुझे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी मिल जाती है तो आडवाणी जी यहाँ आके प्रचार नहीं भी करेंगे तब भी भारतीय जनता पार्टी की जीत निश्चित है। उनके इस कॉन्फिडेंस को देखकर उन्हें ये जिम्मेदारी मिल जाती है और चुनाव के रिजल्ट आने के बाद उनकी ये बात सच भी साबित हो जाती है, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जी बहुत अधिक वोटों से जीते थे और फिर यहीं से अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण सदस्य बन जाते हैं। अब अगली बारी होती है गुजरात के इलेक्शन की, जिसकी जिम्मेदारी भी अमित शाह जी ले लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि उस टाइम गुजरात पर पूरी तरह से कांग्रेस का कब्जा था और कांग्रेस की सीट पर कब्जा करना बड़ा ही मुश्किल भरा काम था। ये देख अमित शाह जी अपने चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हर गांव में एक मुखिया तो होता ही है, तब अमित शाह जी का आइडिया था कि इस मुखिया के सबसे प्रमुख आदमी को पकड़ लिया जाए और उसे कुछ भी हालत में बीजेपी में ज्वाइन कर लिया जाए और यही किया गया गुजरात में, जिसके चलते लगभग 8000 ऐसे लोग थे जिन्हें बीजेपी में इसी प्लानिंग से ज्वाइन कर लिया गया था। साथ ही अमित शाह जी जगह जगह जाकर प्रचार तो कर ही रहे थे। इससे दो बात हुई, अमित शाह जी ने लोगों का दिल भी जीता और बीजेपी ने इलेक्शन। लेकिन कुछ समय बाद मोदी जी और वहां के सीएम के बीच कुछ कहासुनी हो जाती है, जिसके लिए नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली भेज दिया जाता है। ये वही टाइम था जब गुजरात के बहुत से बड़े लोग मोदी जी से बात तक नहीं किया करते थे। इस तरह टाइम आ गया 2001 का गुजरात में विधानसभा इलेक्शन का। तब नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से गुजरात में अपनी वापसी की और अमित शाह ने वहां मोदी जी के लिए एक ऐसा पॉलिटिकल फील्ड खड़ा कर दिया जिसके चलते आगे जाकर वो गुजरात के इलेक्शन जीत जाते हैं और नरेंद्र मोदी बन जाते हैं गुजरात के मुख्यमंत्री। अब अमित शाह जी गुजरात के होम मिनिस्टर बनते हैं, लेकिन इस सब के बाद भी अमित शाह शांत नहीं हुए और खुद को किंग मेकर तथा मोदी जी का राइट हैंड प्रूव करने में लग जाते हैं। दोस्तों, ये था अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी के गुजरात के सीएम तक बनने का सफर। अब हम आते हैं साल 2013 में, जब 2014 के लोकसभा इलेक्शन सामने थे। उस समय अमित शाह जी बीजेपी के महासचिव हुआ करते थे और
उस समय बीजेपी को लोकसभा चुनाव जिताने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दिए थे। आपको बता दें, अमित शाह जी उस समय एक महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी भी अपनाई थी। होता यूँ है कि लखनऊ में एक कंट्रोल रूम बना दिया गया, जहां पर आरएसएस के लोगों को नए नए कंप्यूटर, लैपटॉप आदि दिए गए थे, जिसे उन्होंने धीरे धीरे वॉर रूम में कन्वर्ट कर दिया था। यहाँ पर लोग कॉल करके पूछ सकते थे कि आज भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन कहाँ होगा, रोड शो कहाँ होगा और भी बहुत कुछ, जिसके चलते 20,000 से ज्यादा लोग बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। आपको बता दें, 2014 में नरेंद्र मोदी को यूपी के वाराणसी सीट से चुनाव लड़वाने वाले अमित शाह जी ही थे, जिनका कहना था कि अगर वो इस सीट से जीत जाते हैं तो वो यूपी के जनता का दिल तो जीतेंगे ही, साथ ही वो इस टर्म के प्राइम मिनिस्टर बनने के साथ साथ अगले कई टर्म के प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते हैं। जिसके बाद 2014 के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी सभी पार्टीज को हराकर 282 सीट जीत के अपनी सरकार बनाती है और इन्हीं की वजह से बीजेपी को यूपी में 73 सीट मिलती है। जिसके बाद से ही अमित शाह अपने एग्रेसिव स्टाइल के लिए जाने लगे। तो दोस्तों, इस तरह 2014 का इलेक्शन हो या फिर 2019 का, देश के होम मिनिस्टर के रूप में हो या फिर पार्टी के एक अहम नेता, हर जगह उन्होंने खुद को किंग मेकर प्रूव जरूर किया है। आपको कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, हमें जरूर साझा करें। अमित शाह जी के बारे में आपका क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें और चलते चलते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।